योगी के निशाने पर आजम। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजम के गढ़ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आजम के गढ़ में विजुअल दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, लड़ाई और दिलचस्प हो गई है क्योंकि लड़ाई आजम खान के गढ़ की, रामपुर की है। योगी भी थे, आजम भी थे और अखिलेश भी थे और लड़ाई भीषण हुई। आजम खान ने अब तक योगी आदित्यनाथ पर जो भी आरोप लगाए, योगी ने एक एक का जवाब दिया है। देखिए, आजम खान ने कहा था जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम है। योगी ने कहा कारनामों की सजा मिल रही है आजम को। आजम ने कहा मुझे देश से बाहर निकालना चाहते हैं। योगी ने कहा बदजुबानी दुर्गति कराती है। आजम खान बदजुबानी करते हैं। आजम ने कहा 27 महीने की क्यों कैद दी मुझे। योगी ने कहा कोर्ट में मामला, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आजम ने कहा चोरी के केस मुझ पर दर्ज कराए गए। योगी ने आज कहा आजम के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। आजम ने कहा रामपुर में चुनाव की आखिर जरूरत क्यों है। योगी ने कहा हार पर ईवीएम और चुनाव आयोग ही दोषी ठहराए जाते हैं। जरा सुनिए योगी ने क्या कहा और आजम ने क्या कहा। आजम खान के गढ़ में योगी की हुंकार। रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे। रामपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, अगर अपने कारनामों को ये लोग दोषी ठहरा करके जनता के सामने माफी मांगते, हो सकता जनता जनार्दन उन पर रहम करती। लोकसभा के बाद रामपुर विधानसभा भी छीन लेंगे योगी। 27 महीने की तनहा कोठरी की कैद क्यों दी आपने? व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। योगी ने दीवारें खुदवा कर भी आजम खान के पाप बाहर निकाल लिए थे। योगी की पुलिस ने आजम की दीवारों के अंदर छिपाई गई चोरी की किताबें भी हथौड़ा चलवा कर निकलवा ली थी। अब आजम खान अपने गुनाहों पर योगी के एक्शन को अत्याचार बताकर, कभी रोकर तो कभी गिड़गिड़ाकर वोट मांग रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ आजम को कर्मों और कारनामों की सजा याद दिला रहे हैं। मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तनहा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन? कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। आजम खान की सीट पर 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होना है। आजम खान के लिए रामपुर करो या मरो की लड़ाई है, तो योगी आदित्यनाथ के लिए 2024 का ट्रेलर दिखाने का मौका। आजम खान रामपुर की रैली में वोट के लिए जीने मरने तक की दुहाई दे रहे हैं, तो योगी आजम की जुबान को उनका सबसे बड़ा दुश्मन, उनका विलन बता रहे हैं। जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना, हराम है खुदकुशी इसलिए जिंदा। अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और आइए अब आपको बताते हैं रामपुर की लड़ाई आखिर क्यों छिड़ी है, आखिर किन परिस्थितियों में रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, ये आपको बताता हूं मैं। दरअसल चुनाव होने के पीछे वजह है आजम खान की दरअसल विधायकी चले जाना। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। वजह है यह कि 5 दिसंबर को रामपुर में वोटिंग होने वाली और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।
हुआ ये सदस्यता रद्द होने पर उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग का अधिकार आजम खान से छीन लिया गया, सदस्यता भी चली गई। हेट स्पीच मामले में उनकी विदाई की गई है। साथ ही साथ 2019 में विवादित बयान पर कार्रवाई हुई है। रामपुर सीट पर 40% हिंदू वोटर हैं, 60% मुस्लिम वोटर हैं। यहां कभी भी हिंदू विधायक आज तक रामपुर में नहीं चुना गया। 2019 में आजम ने एमएलए पद यहां से छोड़ दिया था। लोकसभा सीट जीतने के बाद इस्तीफा दिया था। विधानसभा चुनाव में आजम की जीत हुई। रामपुर से बीजेपी के आकाश सक्सेना को हराया था और इस बार आकाश फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विधानसभा के लिए आसिम रजा समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी जीते थे उपचुनाव भी। आजम के करीबी आसिम को हरा दिया था। आपको सुनवाते हैं। अब सवाल यह है कि आजम खान को जब हार का डर सता रहा है, यानी उन्हें लग रहा है रामपुर लोकसभा हार चुके हैं, रामपुर विधानसभा भी हार जाएंगे, तो अब वो कह रहे हैं चुनाव आयोग पर आरोप पड़ रहे हैं। योगी कह रहे हैं जब ये हारते हैं तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हैं। सुनिए। 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में इलेक्शन होगा। विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। योगी कह रहे हैं आजम खान अपने कारनामों और कर्मों को दोष नहीं दे रहे। आजम खान योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। ये तस्वीरें कोई भूला नहीं है जब हथौड़े चले थे और हथौड़े चलने के बाद दीवार तोड़कर किताबें निकली थी। आजम खान ने महंगी किताबें इन दीवारों में छिपाई थी और हथौड़ों के जरिए योगी की पुलिस ने दीवारों को खोदा तो अंदर से किताबें निकली। कैसे, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। दर्जनों मुकदमे, दर्जनों केस आजम खान के ऊपर दर्ज हैं। ये ऐसा ही नहीं है, बिला वजह नहीं है और बिना वजह केस दर्ज भी नहीं होता है। देखिए, अब ये दीवार टूटेगी, ये देखिए टूट गई। दीवार टूटी और अंदर से किताबें निकली थी। आजम खान की दीवार थी, योगी की पुलिस ने तोड़ी थी। आजम खान पर अब देखिए केस कितने हैं। 89 केस, 89 केस दर्ज है आजम खान पर। 27 महीने जेल में रहे, उसके बाद रिहा हुए जमानत पर हैं। 20 मई को आजम खान को जमानत मिली थी और पत्नी और बेटे पर भी कई केसेस, कई मुकदमे दर्ज हैं। किसानों की जमीन हड़पने का आरोप आजम खान पर। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन हड़पी थी आजम ने। मुर्गी चोरी, भैंस चोरी का आरोप भी आजम पर है। किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी भी, ये इल्जामात भी उनके ऊपर हैं। गवाहों को धमकाने का आरोप भी आजम खान पर है। आजम पर एक और नया केस दर्ज हुआ, अभी कल ही दर्ज हुआ। महिलाओं पर विवादित टिप्पणी का आरोप है और रामपुर के थानागंज में यह केस दर्ज हुआ है। शहनाज ने आजम पर केस दर्ज कराया है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी आजम खान ने, उसके बाद उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। आजम खान बता रहे हैं उन पर कौन से केस दर्ज हैं, किस चोरी में दर्ज हैं। तो योगी भी बता रहे हैं कि आजम खान ने मदरसे की किताबें भी चोरी करवा ली। सुनिए। मैं मुर्गी डकैत हूँ, चोर नहीं। और ये डकैती मैंने डलवाई है कि जाओ मुर्गी का डाका मार लाओ। बकरी की डकैती, भैंस की डकैती, किताब की डकैती, फर्नीचर की डकैती। जिसकी बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई हो, एक बार राज्यसभा की मेंबर रही हो, एक बार विधानसभा की शहर से एमएलए रही हो। मेरा बेटा जो दूसरी बार एमएलए है, गलगोटिया से एमटेक पास है। हम तीनों ने मिनिस्टर होते हुए एक शराब की दुकान लूटी। जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की,
लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बनाकर के नष्ट करने का प्रयास किया। दरअसल आजम खान ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। एक आध लोग नहीं है जो आजम खान के खिलाफ हो। आजम खान की बहुत करीबी रही जया प्रदा, जो कि खुद सांसद थी रामपुर से। आजम खान ने चुनाव लड़वाया, जितवाया भी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर हरवाने में पूरी कोशिश करते रहे। जया प्रदा भी आज आजम खान पर हमला बोल रही हैं। क्या कह रही है, सुनिए जरा। इसलिए बर्बाद हो गए। किसने बर्बाद किया आपको? आपने खुद अपने कर्मों का जो फल है वो आज आपके लिए मिल रहा है। यही सजा है आपके, क्योंकि अधिकारियों के लिए आपको सम्मान नहीं है। जो IAS ऑफिसर है, जो DM के स्टेटस के हैं, उनको आप इतना तो आप उम्मीद करते हैं कि वो आके आपका चप्पल साफ करें। ऐसा हो सकता है? जो जिला के लिए काम कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को आप इतना उम्मीद करते हैं कि आपके जूता साफ करें। लेकिन इस सब के बीच योगी की सरकार गिराने की भी साजिश हो रही। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ और बाबा की सरकार है यूपी में। डर किसे होगा? डर उसे होगा जिसकी कुछ फाइलों में छिपा होगा। अखिलेश यादव चाहते हैं योगी की सरकार गिर जाए। अखिलेश यादव चाहते हैं योगी के कुछ विधायक उनके पास आ जाएं, वो सरकार बना लें। आखिर किस बात का डर है बाबा की और योगी की सरकार से? रिपोर्ट देखिए सर। योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं अखिलेश। ये बाबा की सरकार गिराने की साजिश। योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक्शन से अखिलेश यादव छटपटा रहे। अखिलेश योगी से इतने डरे और घबराए हैं कि योगी कहीं यादव परिवार की फाइलें न खोल दें, इसके लिए योगी की फाइलों को याद दिला रहे हैं। जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल भी वापस कर दी थी। अखिलेश को योगी का इतना खौफ है कि वो बाबा की सरकार पलटने का षड्यंत्र करने को तैयार है। अखिलेश योगी की सरकार गिराने के लिए योगी के ही डिप्टी को CM बनाने का लालच दे रहे हैं। अब आइए आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश की साजिश और षड्यंत्र है क्या। अखिलेश चाहते कैसे हैं? कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार पलट देंगे और क्या यह संभव भी है? साइकिल पर अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और इधर योगी आदित्यनाथ और उनके 2 डिप्टी। कैसे गिराएंगे अखिलेश सरकार? योगी की सरकार गिराने का अखिलेश ने प्लान बनाया। प्लान क्या है? रामपुर से दोनों डिप्टी CM यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों को एक ऑफर दिया है, खुला ऑफर। कहा है कि 100 विधायक तोड़कर, सरकार से 100 विधायक तोड़कर ले आओ, और होगा क्या उसके बाद मुख्यमंत्री दोनों में से किसी एक को बनवा दूंगा। हमारे 100 विधायक लेकर CM बन जाए, यानी अखिलेश के पास 100 विधायक और ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक तोड़ लाएं, आकर समाजवादी पार्टी में मिल जाएं और अखिलेश यादव दोनों डिप्टी में से किसी को CM बना देंगे। समाजवादी पार्टी समर्थन देने को तैयार है। अखिलेश ये कह रहे हैं दोनों लोग CM बनने के लिए घूम रहे हैं। अखिलेश ने हमला किया, पहले भी CM को ऑफर दे चुके हैं अखिलेश यादव, और हमारे सारे विधायक समर्थन को तैयार हैं। अखिलेश ये कह चुके हैं CMO का ट्रांसफर न करा सके तो कैसा पद, यानी ये डिप्टी CM के ऊपर हमला कर रहे हैं। अखिलेश के राज में दरअसल यही होता था, कोई किसी का ट्रांसफर करा रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है। यह धमकी और धौस की सरकार थी, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं थी। अब दौर बदल चुका है, अब कोई केवल धमकी से किसी का ट्रांसफर नहीं करा सकता। उसी बात के लिए अखिलेश चुटकी ले रहे हैं डिप्टी CM पर। अब जरा सुनिए अखिलेश ने क्या कहा और योगी के डिप्टी क्या जवाब दे रहे हैं। ये जो 2 डिप्टी CM घूम रहे हैं,
आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? ये फर्जी बातें हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे दमखम के साथ जनता की मनोकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती थी, मैं कह सकता हूं कि 2017 से 22 तक सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ, शुचिता के साथ चली है। एक डिप्टी को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। दूसरे डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश के इस ऑफर पर क्या कह रहे हैं, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला किया। वो लिख रहे हैं, आप ना मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना बना पाएंगे। अखिलेश यादव से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बयानों से लगता है बौखलाए हैं, खिसियाए ही नहीं हैं। और मैनपुरी और रामपुर में पराजय देख ली है आपने, मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं और गुंडागर्दी, बूथ कब्जा नहीं कर पाओगे। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को खारिज कर दिया है। स्मृति ईरानी कह रही, आप सोच सकते हैं उनकी क्या लाचारी है। वो खुद जीतने का दम नहीं रखते हैं और प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। सुनिए जरा तरुण चुग बीजेपी के नेता और स्मृति ईरानी दोनों। देखिए, राजनीति और राष्ट्रनीति में और कानून में जिनको अंतर नहीं पता और विशेषतः जो अपनी राजनीतिक लोकप्रियता के लिए कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, उनके संदर्भ में टिप्पणी करना भी व्यर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वयं कितने निष्क्रिय एक राजनेता रहे और उनके चलते प्रदेश को कितनी हानि हुई, ये प्रदेश की जनता ने जानते हुए समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये तो आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उपचुनाव। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव है और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव है और दोनों में डर अखिलेश को है कि ये दोनों सीटें निकल जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि जेएनयू में देश को बांटने वाली साजिश हो रही है। जेएनयू वैसे तो पढ़ने लिखने की जगह है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को लेकर कम, विवादों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में होती है। जेएनयू की दीवार पर क्या लिखा है? दीवार पर लिखा था, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ये कौन नफरत फैला रहा है? ये नफरत आखिर कहां से आ रही है? क्यों ब्राह्मणों से नफरत है और कौन इस नफरत को पढ़ाई की जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में परोस रहा है? ये सबसे ज्यादा डराने की बात है। आखिर ब्राह्मणों से नफरत क्यों? अगली तस्वीर दिखाई जरा। सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं, ब्राह्मण बनिया, वी आर कमिंग फॉर यू, यानी ब्राह्मण और बनिया के लिए लिखा है, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये नफरत आखिर जेएनयू में क्यों? सोचिए। अगली तस्वीर दिखाई सर। गो बैक टू शाखा, यानी संघ की जो शाखा लगती है, लिखा है वहां वापस जाओ, शाखा में जाओ। ये पढ़ाई वाली जगह है, विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, वहां ये सब चीजें कौन भर रहा है छात्रों के दिमाग में? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप लिखा है देयर विल बी ब्लड, यानी खूनी साजिश। और किस तरह से खून बहाने पर उतारू हैं ये कौन लोग हैं? कौन है जो चाहते हैं कि जेएनयू में नफरत का बीज बोएं और इसी तरह छात्र लड़ते रहे? ये खाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बढ़े, सवर्ण और पिछड़ों में ये खाई बढ़ती चली जाए। ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जेएनयू की दीवार है। जेएनयू कैंपस में जाति विशेष का विरोध हो रहा है, ये सब लिखा हुआ है दीवारों पे जो आपको नजर आ रहा है। 30 नवंबर की रात को ये नारे लिखे गए थे और दीवारों पर ब्राह्मण बनिया विरोधी स्लोगन लिखे गए। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर यह लिखा है। जेएनयू में हर शहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन यह विचार, यह सोच, यह ख्याल डराते हैं
किसी को भी अपने बच्चे को ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजने के लिए। महिला प्रोफेसर के खिलाफ दीवारों पर नारे लिखे गए। केबिन के दरवाजे पर लिखा है कि शाखा लौट जाओ। प्रोफेसर वंदना मिश्रा का विरोध हुआ है। 2019 में वंदना मिश्रा को बंधक बना लिया था छात्रों ने, और वामपंथी दल के छात्रों ने क्लास में बंधक बनाया था वंदना मिश्रा को। 3 दिनों के लिए प्रोफेसर को डिटेन कर लिया गया था। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने प्रोफेसर को छुड़ाया। एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठन पर आरोप लगाए, ये सब करने के लिए कि दीवारों में ये नफरत इन्हीं लोगों ने लिखी है। खुली सोच वाले प्रोफेसर को वामपंथी डरा रहे हैं। आयसा ने एबीवीपी के आरोपों को खारिज किया है। जेएनयू के कुलपति ने कहा है ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुलपति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, मैं सीधे लिए चलता हूं। जेएनयू हमारे सहयोगी पीयूष की रिपोर्ट देखिए, जिन दीवारों पर ये नारे लिखे गए जो देश को तोड़ने वाले हैं, बांटने वाले हैं, ये सारी सोच बांटने वाली, तोड़ने वाली, टुकड़े वाली जेएनयू से ही क्यों आती है? हमारे सहयोगी पीयूष की रिपोर्ट देखिए। देख सकते हैं किस तरह से जो है नारे लिखे गए हैं दीवारों पे, जिस पे लिखा हुआ है देयर विल बी ब्लड, यानी कि हर जगह खून होगा। और इसी तरह के नारे जो है वो दूसरी दीवारों पर भी लिखे गए हैं। और ये इस बार जो है जो नारे लिखे गए हैं वो जाति सूचक नारे भी लिखे गए हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी और बनिया कम्युनिटी के खिलाफ लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नारा और लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, जिसका मतलब है कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो कैंपस को छोड़ दें। इस पूरे मसले को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें जिन प्रशासन ने अब हाई लेवल का जो प्रोब है उसको सेटअप, मुस्लिम संगठन जो है उसको ऊपर उसका प्रतिबंध हो और ऐसा का प्रतिबंध जो है वो जेएनयू कैंपस से हो। दूसरी बात ये कहते हुए बीजेपी की इससे पहले भी इस तरह के सख्त के नारे लिखे गए हैं। इसके बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मंत्री बयान दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जेएनयू छोटी जगह नहीं है। ये वही जेएनयू है जहां अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगते हैं। ये वही जेएनयू है जहां टुकड़े टुकड़े के नारे लगते हैं। और ये वही जेएनयू है जहां ब्राह्मणों को भारत छोड़ने की बात की जा रही है। यानी अफजल से तो मोहब्बत है लेकिन ब्राह्मणों से नफरत है, सवर्णों से नफरत है। गिरिराज सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं। जेएनयू एक शिक्षा का मंदिर था, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने जेएनयू को देशद्रोह का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की। और टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों को करनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी सोच को पनपने ही नहीं देना चाहिए जो समाज में तनाव पैदा करते हों। और ये वही स्थान है जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ साल पहले भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते थे, जहां पर अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस के पोस्टर चिपकाए जाते थे, यानी कि देश का नामो निशान मिटाने की सोच रखते थे। ऐसी सोच को पनपने नहीं देना चाहिए, देश विरोधी सोच है। अब आइए वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मैंने आपको दिखा दी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, सवर्णों भारत छोड़ो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जेएनयू की है। जब आजादी के नारे लग रहे थे, जब नारे लग रहे थे अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जब नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं अलग अलग वीडियो, 9 फरवरी 2018 के वीडियो है। अल्लाह बोल और इस तरह के विवादित नारे जेएनयू में ही लगे थे। वहां ये नफरत एक आतंकी से प्यार है, एक आतंकी से मोहब्बत है, लेकिन केवल जातियों को नफरतों में बांटना है ये मकसद है। लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आइए मैं आपको दिखाता हूं। लोगों में बहुत गुस्सा है इस तरह के विचारों के बाद, इस तरह की ज़हनियत के बाद। देखिए लोग लिख रहे हैं, पीहा ने लिखा है जिसने ये लिखा है वो भारत छोड़ के चला जाए, उनकी यहां कोई जरूरत नहीं है। सुरेश लिख रहे हैं सांप अधिक जहरीले हो चले हैं। अभिनव ने लिखा दिमाग में जहर भरकर कैसे पढ़ रहे होंगे, परिवार ने भेजा है पढ़कर अच्छा करियर बनाएंगे, और ये दीवार की पुताई कर रहे हैं यहां आकर। चक्रवर्ती जी लिख रहे हैं, अनन्या चक्रवर्ती लिख रही हैं उन्हें ऐसी बकवास के लिए समय कैसे मिलता है, सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं। प्रिंस पांडे लिख रहे हैं
अब प्रभु परशुराम जी ही अवतार लें तभी अच्छा है। शैलेंद्र पांडे ने लिखा, ऐसा लिखने वाले लोग ही लोगों को कट्टर बनाते हैं दरअसल। अशोक विश्नोई ने लिखा, शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाना बहुत ही गलत है। विविधा ने लिखा, इसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है। कुछ घिनौनी मानसिकता वालों की वजह से दरअसल पूरा कैंपस बदनाम होगा। अनुज जागर ने लिखा, यह तपोभूमि है, राम भूमि है, भारत भूमि है, क्योंकि यह ब्राह्मण के तपस्या से विकसित हुई है। ऋषभ अवस्थी ने लिखा, याद रखिए, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण समझा तो चाणक्य, ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। आशीष शर्मा लिख रहे हैं, जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। यह प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। अब जेएनयू के छात्र क्या कह रहे हैं इस भारत विरोधी स्लोगन्स के बाद, सुनिए। लगातार 2014 के बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स को अगर खंगालेंगे तो देखेंगे ये अपना पुराना नैरेटिव, ये जो हमेशा जो चलाते रहे हैं एंटी ब्राह्मणिकल नैरेटिव और जो कास्टिस्ट रिमार्क्स, और यहाँ पर तो इस बार हद कर दी, जेनोसाइड की बात कर रही है, एथनिक क्लींजिंग की बात की जा रही है। मैं यहाँ की राजनीति से बहुत ही स्तब्ध था कि ये किस स्तर की गिरी हुई राजनीति यहाँ हो रही है। लोग कहते हैं कि जेएनयू का इतना बड़ा नाम है, अकेडमिकली शैक्षणिक रूप से विश्व में लोग जानते हैं जेएनयू को, लेकिन अंदर से जेएनयू बहुत खोखला है और यहाँ की वो गंदी राजनीति के कारण आउट ऑफ सडन हमने पाया कि हमारे स्कूल के वॉल्स पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि देयर विल बी ब्लड, देयर विल बी रिवेंज, ब्राह्मण्स एंड बनियास गो आउट, ब्राह्मणिज्म नहीं चलेगा सॉर्ट ऑफ। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जेएनयू के जो प्रोफेसर्स हैं, उनका जो ऑफिस है उसके गेट पे लिखा हुआ है गो बैक टू शाखा, गो बैक टू। एक लेडी प्रोफेसर हैं जिनको इन्हीं कम्युनिस्टों ने फ्री हाइक मूवमेंट के दौरान जब वो क्लास लेने गई थी तो उनको 2 दिन तक बंधक बना के रखा था, उनके ही क्लास में, निकलने नहीं दिया, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया। दरअसल ये एक जहनियत है जो ऊंची जात को नीची जात से लड़ाने के लिए, सवर्णों को पिछड़ों से लड़ाने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, ये बार बार दिमाग में भरने के लिए सॉफ्टवेयर में कि सवर्णों ने आपके साथ बहुत खराब किया है। आज की परिस्थिति में जो आज है उस पर यकीन करने की जरूरत है। सवर्णों की हालत क्या है यह आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी आंकड़े के जरिए नफरत बढ़ाई जाती है कि सवर्ण ऐश काट रहे हैं और पिछड़ा, गरीब, नीचे तबके के लोग बुरी स्थिति में। सवर्णों की स्थिति क्या है ये देखिए जरा। ब्राह्मण देश की कुल आबादी का करीब 10% है, 10%, और उस 10% में दावा है कि 55%, 55% ब्राह्मण गरीबी रेखा के नीचे, 650 रुपए महीने से भी कम कमाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ब्राह्मण समुदाय का बड़ा हिस्सा शिक्षित है, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और कर रहे हैं। गांव में लाखों लोग मजदूरी करने को भी मजबूर हैं, पुजारी और पूजा कराने से जीविका कमाते हैं। यह है हकीकत। तो बड़ी बात यह, जो लोग नफरत की खाई बो रहे हैं या चौड़ी कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ उनकी अपने हित और अपनी महत्वाकांक्षा है। देश का इससे सिर्फ नुकसान होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अब आपको बदजुबान बदरुद्दीन अजमल से मिलवाने जा रहे हैं। विवादित बोल, ऐसे बोल कि सुनने लायक भी नहीं है। बदरुद्दीन अजमल दरअसल अपने बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं। जब से सत्ता में पकड़ कमजोर हुई है तब से इन्हें लगता है कि मैं जितने खराब बयान दूंगा उतना बड़ा नेता बन जाऊंगा, शायद मुसलमान मुझे उतना दोनों हाथ खोल कर इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए हुआ क्या। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों कहा, शादी के नाम पर श्रद्धा को आफताब लेकर आया, शादी नहीं की, 35 टुकड़े कर दिए, टुकड़े फ्रिज में थे, दूसरी लड़की को ले आया और पुलिस ने पूछा हिंदू लड़की ही क्यों लाते हो, तो जवाब दिया हिंदू भावुक है इसलिए लाता हूं। हमारे देश में ऐसे बहुत से आफताब हैं। लव जिहाद पर कठोर कानून जरूरी है, यह हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। यह कानून बीजेपी ही बना सकती है। अब यह देखिए, अब बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, यानी शर्मा के लिए मोदी शाह के बाद आपका नंबर आता है। आप खुद 2, 4, 5 लव जिहाद कर लो, हमारी बच्चियों को भगा कर ले जाओ। सोचिए ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां रखोगे वो हमको बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे,
झगड़ा करने के लिए नहीं आएंगे। ये बदरुद्दीन अजमल के शब्द हैं, लेकिन ये तो वो शब्द मैंने आपको पढ़कर बताए जो मैं पढ़ सकता हूं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो जुबान से बोल भी नहीं सकता एक इंसान। अब सुनिए जरा। श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाख जहर के खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। अब तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2 4 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1 2 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। सोचिए मौलाना साहब की जहनियत देखिए पिलर ग्राफिक से। अजमल की जो बदजुबानी है वो अजमल है कौन, उनके बारे में आपको पहले बताते हैं। 15 सालों से राजनीति में है बदरुद्दीन, जमीयत के सहारे सियासत में एंट्री की, जमीयत के असम यूनिट के अध्यक्ष रहे हैं, असम में काफी समय तक किंग मेकर रहे हैं। पार्टियों के नेता बदरुद्दीन से घर मिलने जाते थे। बंगाली मुसलमानों में अच्छी पकड़ है और कांग्रेस से बदरुद्दीन की नजदीकियां हमेशा रही हैं। 2005 में बदरुद्दीन ने पार्टी AIUDF बनाई। 2021 में कांग्रेस के साथ चुनाव का ऐलान किया। कांग्रेस और AIUDF 10 पार्टियों के गठबंधन का हिस्सा बनी। बीजेपी के आने पर बदरुद्दीन की सियासत खत्म हुई, सिमट गई। 2016 में असम में बीजेपी की सरकार आई थी और इसके बाद से बदरुद्दीन का प्रदर्शन लगातार गिरा है। 14 में 14 उम्मीदवार जीते थे बदरुद्दीन के, उसके बाद मूव कीजिए से, और उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया है। 19 में और कम हो गया। अब जरा सुनिए जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, BHP क्या कह रही है बदरुद्दीन के इस जवाब पर। आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए और बताए भी, न सिर्फ स्वीकार किए बल्कि बताए भी कि हम तो लफ्ज़ियात करते हैं, आप भी करो, मुस्लिम बेटियों को लेके जाओ। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है जो हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं, हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बयान दिया है ये बहुत ही बेहुदा बयान है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक जनप्रतिनिधि भी हैं और एक धर्म गुरु भी हैं। एक धर्म गुरु होने के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद के शोरा के मेंबर भी हैं और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे सांप्रदायिक बयान नहीं देने चाहिए। इन्होंने सनातन धर्म की बहन बेटियों का अपमान किया है और सनातन धर्म के अपमान करने का काम किया है। अब बदरुद्दीन ने जिस तरह का बयान दिया है, ऐसा बयान देने वाले की जगह सलाखें हैं और कुछ नहीं। जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है बदरुद्दीन अजमल ने, महिलाओं के खिलाफ यह अभद्र टिप्पणी की है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी अपराध है। कोई भी केस दर्ज करा सकता है उनके इस बयान के खिलाफ। धारा 354 लगाई जा सकती है जिसके तहत
महिला अभिमान को ठेस पहुंचाना अपराध है। 5 साल जेल की सजा हो सकती है बदरुद्दीन को। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है उनके ऊपर। धारा 295 भी लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा है। धार्मिक भावना आहत करने पर यह धारा लगाई जाती है। धारा 298 को भी लगाया जा सकता है। बयान से धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने अपराध है और इसके तहत 1 साल की सजा होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में कैप्टन और जाखड़ आ गए हैं और बड़ी हो गई ये टीम। ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पहले ही चुनाव के बाद बीजेपी में आ चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दूसरा नाम है सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पंजाब के रहे और वो भी बीजेपी में आ गए और सिर्फ आए नहीं, मजबूत पद भी मिला है बीजेपी में। क्या पद मिला है ये आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस में जो अपने सीनियर लीडर्स हैं उनको पहचान नहीं सकी और यही वजह है कि बीजेपी में आने के बाद उन्हें पदों से नवाजा गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नई एंट्री हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ सदस्य बने। इसके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़। दोनों ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी में दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। शेरगिल ने अगस्त में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहे। अब बीजेपी के लिए बल्लेबाजी करेंगे जयवीर। सुनिए जरा। आज से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है, मैं आज से जो नकारात्मक राजनीति है उससे सकारात्मक राजनीति की ओर जा रहा हूं। अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूं। चमचागिरी पथ से कर्तव्य पथ की ओर जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आज देश भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा विकास की ओर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न ले लिया है कि उनकी अब सोच एक वामपंथी सोच, एक एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी की गिरफ्त में आ गए हैं। आज देश का युवा, देश का हर वर्ग, समाज माननीय प्रधानमंत्री की ओर देखता है, विकास की ओर देखता है और इसलिए मेरे जैसा युवा जो किसी खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर मूसेवाला मर्डर से जुड़ी हुई है। मूसेवाला मर्डर का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया है। मूसेवाला की हत्या मई में 29 मई को मूसेवाला की हत्या की गई थी बीच सड़क। मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाला गिरफ्तार हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये मूसेवाला की गाड़ी आप देख रहे हैं जिसपे बुलेट्स के मार्क्स थे। अब किसने ये साजिश रची मूसेवाला को मारने की, उसकी तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर ये है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। कनाडा में था, कनाडा से मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। देखिए जरा, मैप के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं कहां से गिरफ्तारी हुई है गोल्डी बराड़ की। कनाडा में बैठकर इसने मनसा में साजिश रची थी और गिरफ्तारी हुई है 12,423 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में बराड़ की गिरफ्तारी हुई है और एफबीआई ने, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की एफबीआई ने पकड़ा है बराड़ को। देखिए, मूसेवाला मर्डर का यही मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने इसे हिरासत में लिया है और कैलिफोर्निया के सॉल्ट लेक सिटी में इसे पकड़ा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कनाडा में दरअसल रहता है और कनाडा से ये कैलिफोर्निया भाग गया था। इसे डर था कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। राजनीतिक शरण के लिए ये कैलिफोर्निया गया था। 29 मई को पंजाब के मनसा में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। शूटर्स ने थार गाड़ी में मूसेवाला की हत्या कर दी थी और ये पूरी साजिश बराड़ ने रची थी। पुलिस ने 4 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान 6 लोग मौजूद थे। 2 शूटर्स पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ पर साजिश का आरोप लगा है। लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर चुकी है। गोल्डी बराड़ को भारत लाया जा सकता है और बिश्नोई के 2 करीबियों को भी पकड़ा गया है। एफबीआई के संपर्क में भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। ये मूसेवाला के पिता के लिए खुशी की बात है। उनके बेटे की हत्या की साजिश रचने वाला पकड़ा गया। सुनिए जरा मूसेवाला के पिता क्या कह रहे हैं। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
पर उस तरह पुछ-गिछ नहीं हुई। हुण जिवें मेरे केस दी ला लईए आपां प्रितपाल ने करी है और प्रितपाल दीयां सामने सारियां गल्लां आ गईयां तां ओहदे किवें भरोसा करिए भी उहने प्रॉपरली पुछ-गिछ कीती होनी है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ शीशा साफ हो जाएगा। और आइए आपको बताते हैं मूसेवाला की हत्या करवाने वाला मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ है कौन। गोल्डी बराड़ का असली नाम है सतेंद्रजीत सिंह। 2017 में पंजाब से कनाडा चला गया। बराड़ हुलिया बदलने में बहुत माहिर है। A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है ये। 2 पुराने मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ इसके खिलाफ। कोर्ट ने इसे भगोड़ा भी घोषित किया है। 16 से ज्यादा केस में वांटेड है। हत्या, रंगदारी जैसे संगीन केस दर्ज है। डेरा प्रेमी प्रदीप के मर्डर का भी आरोपी है। मूसेवाला के पिता ने बराड़ पर इनाम रखा था। पकड़े जाने पर 2 करोड़ देने का ऐलान किया था उन्होंने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और दिलचस्प खबर है। खबर यह है और यह खबर ऐसी है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि सिर्फ सोचने भर से ही कंप्यूटर चलने लगेगा। आप सोच नहीं सकते कि यह भी हो सकता है कि सोचने से ही कंप्यूटर चलने लगे। यह कैसे होगा? मस्क इसकी तैयारी कर रहे हैं। ट्विटर के मालिक मस्क तैयारी कर रहे हैं। बहुत सी कंपनीज हैं मस्क की, बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति हैं और दुनिया के कई बड़े जो सबसे रईस लोग हैं उनमें शुमार हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप बंदर देख रहे हैं। सबसे पहले टेस्ट एक बंदर पर किया गया। बंदर सोच रहा था और अपने आप कंप्यूटर लिख रहा था। बंदर के सोचने से ही यह संभव हुआ। यह टेस्ट लिया गया पहले बंदर पर, अब इंसान पर कैसे होगा? आप भी सोचिए कि सोचने भर से यह कैसे हो जाएगा कि आप सोचेंगे और जो सोचेंगे वो हो जाएगा। फिल्मों में तो अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में कैसे होगा? तो दरअसल ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। एलन मस्क एक चिप बना रहे हैं। चिप को दिमाग में लगाया जाएगा। इसका नाम है, ये BCI टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये BCI क्या है ये आपको बताते हैं। BCI का मतलब है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और सिस्टम जो है ब्रेन में इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेगा। इससे ये न्यूरॉन्स से संकेतों को पढ़ सकेगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताऊं न्यूरॉन्स क्या होता है। आपको मान लीजिए घर में मोबाइल उठाना है तो आपका ब्रेन आपके हाथ को इंस्ट्रक्ट करता है, इशारा करता है कि मोबाइल उठाओ और आप मोबाइल उठाते हो। लेकिन ब्रेन से हाथ तक ये इंस्ट्रक्शन कैसे आता है? ब्रेन से हाथ तक इंस्ट्रक्शन आता है न्यूरॉन्स के जरिए। आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से हाथ को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मोबाइल उठाओ। अब इसी न्यूरॉन्स का ही सारा खेल है। न्यूरॉन शरीर में सूचना भेजते हैं और रिसीव करते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर 86 अरब ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो माध्यम है ब्रेन के सोचने के बाद, इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी बॉडी को कमांड देने के। न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं और मस्क क्या करने वाले, इन्हीं सिग्नल्स को एक सिस्टम कमांड में बदल देगा। यानी ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कमांड लेकर जा रहे हैं, इन्हीं को पढ़ लिया जाएगा कि आपके ब्रेन ने क्या कहा। न्यूरॉन्स पे कमांड आई, ये न्यूरॉन्स की कमांड ये चिप पढ़ेगी और पता चल जाएगा आप क्या चाह रहे हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए कमांड कंप्यूटर तक पहुंच जाएगी इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए। पैरालिसिस पीड़ित, किसी के हाथ पांव काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस पीड़ित शख्स भी कंप्यूटर चला पाएगा सोचने से। वो न्यूरॉन्स को क्या कमांड दे रहा है, सिर्फ दिमाग से ही कंप्यूटर ऑपरेट हो सकेगा। मस्क ने प्रोग्राम में डिवाइस की प्रोग्रेस की जानकारी दी है और कहा है 6 महीने में डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल भी होगा। अभी इवेंट में एलन मस्क ने एक बंदर का वीडियो भी दिखाया लोगों को और इसमें टेलीपैथी के जरिए बंदर ने टाइपिंग की है और बंदर पर एलन मस्क ने इस टेस्ट को पूरा कर चुके हैं। वो मस्क की न्यूरोलिंक ने बंदर में चिप लगाई हुई थी। इसके बाद बंदर टाइपिंग करता हुआ दिखाई दिया था, यानी बंदर सोच रहा था और टाइपिंग हो रही थी। मस्क ने वीडियो बंदर के उसी टेस्ट का दिखाया है। वो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया उसी बंदर का। अब वो डिवाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपके न्यूरॉन्स को रीड करेगी, जिससे ये है वो डिवाइस, इसे आप चिप भी कह सकते हैं। ये है वो चिप जो आपके ब्रेन में लगाई जाएगी और उसके बाद आप सिर्फ सोचेंगे और काम शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा?
न्यूरोलिंक कैसे वरदान बनेगा, पिलर ग्राफिक्स है, कैसे वरदान साबित होगा यह आपको बताता हूं। दरअसल होगा यह कि न्यूरोलिंक के फाउंडर हैं एलन मस्क और न्यूरोलिंक ही ये डिवाइस बना रहा है इस वक्त। डिवाइस सिक्के के आकार की होगी ये, इस डिवाइस को लिंक नाम दिया गया है और इसी डिवाइस से कंप्यूटर ऑपरेट होगा। कंप्यूटर के साथ मोबाइल भी आप चला सकेंगे। कंपनी ने एक रोबोटिक प्रणाली भी बनाई है, चिप कुशलता से इंप्लांट की जा सकती है, जैसे आप देख रहे हैं अभी इंप्लांट की गई है। इस डिवाइस को चार्ज भी करना पड़ेगा और कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर डिजाइन किया गया है। वायरलेस तरीके से डिवाइस चार्ज करेगा और कंपनी का प्रारंभिक लक्ष्य पैरालिसिस पीड़ित हैं, आगे चलकर डिवाइस नई क्रांति भी बन सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक खास किस्म की आई हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ एक न्यूरो सर्जन जुड़ रहे हैं। न्यूरो सर्जन बेशक आपको बेहतर बताएंगे, अनुराग सक्सेना जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, क्या दिमाग से ही कंप्यूटर भी ऑपरेट हो जाएगा बिना कुछ किए, जो मस्क बना रहे हैं, ऐसा मुमकिन है क्या? इलॉन मस्क ने अभी घोषणा करी है बायोचिप के बारे में, N1 बायोचिप, उनकी जो कंपनी है न्यूरोलिंक के द्वारा। ये एक विशेष प्रकार की चिप है जो ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है रोबोट के द्वारा, और जो पेशेंट्स जिनको पैरालिसिस है, किसी भी कारण से स्पाइनल इंजरी है या स्ट्रोक होने के कारण लकवा लग गया है, जो अपने हाथ यूज़ नहीं कर सकते, वो अपने थॉट्स के द्वारा मशीनों को, स्पेशली कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं अपने आप के द्वारा, आप अपने विचारों से कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, मशीनों को कमांड दे सकते हैं। ये तो चिप उनके लिए हो गई, मान लीजिए जिनको पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकते हैं, सोच के काम होगा। लेकिन जो देख नहीं सकते हैं वो भी देख सकेंगे। कैसे? ये आंख है, ये देख रहे हैं, इस तरह की एक आंख भी बनाई जाएगी जो देख नहीं सकते हैं वो भी देख पाए। कैसे? क्योंकि दिमाग, ये देख रहे हैं आप, दिमाग जो भी न्यूरॉन्स को कमांड देगा उस चिप के जरिए वो देख भी सकेंगे लोग। कैसे मुमकिन होगा ये आपको बताता हूं कि आखिर जिनकी आंखें नहीं है उन्हें भी दिखाई देने लगे। इससे बड़ी अच्छी खबर और नियामत कुछ हो नहीं सकती। बायोनिक आंख से जो अंधे हैं वो भी देख सकते हैं। इस आंख का परीक्षण भी किया जा चुका है और ब्रिटेन में 80 साल के बुजुर्ग को यह आंख लगाई गई थी। कमजोर रेटिना पर यह आंख काम करती है और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में यह आंख बन भी रही है। आंख में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है, खासतौर पे डिवाइस को रेटिना से जोड़ दिया जाता है और आंख के लेंस के साथ कैमरा भी लगा होता है और जो विजुअल को रेटिना तक पहुंचाता है और नर्व सिस्टम के जरिए संकेत दिमाग तक पहुंचते हैं। ब्रेन वो सब समझ पाता है जो आप देख रहे हैं। अभी ये बायोनिक आंख काफी महंगी है और इस आंख में सिर्फ सीमित विजन है। आगे चलकर इस आंख से स्पष्ट भी आप देख पाएंगे। जिनकी आगे बिल्कुल नहीं, वो भी देख पाएंगे जिन्हें नहीं था। ऐसी आंखों को बनाने के लिए शोध भी किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि पिछले दिनों कई सर्वर्स डाउन हो गए, कई वेबसाइट्स हैक हो गई। अब खबर यह मिली है कि चीन ने इन्हें हैक किया था। चीनी हैकर्स से सावधान रहने की जरूरत है। इसमें एम्स भी शुमार है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स का सर्वर डाउन था, एम्स शुमार है। और अब खबर यह मिली है कि चीनी हैकर्स ने यह सब कुछ किया था। जरा रिपोर्ट देखिए। एम्स सर्वर हैकिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चालबाज चीन के हैकर्स ने एम्स के सर्वर को हैक किया था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को निशाना बनाया था। इस अस्पताल में वीवीआईपी लोगों का इलाज होता है और चीन के हैकर्स के निशाने पर मशहूर हस्तियों के हेल्थ डेटा और मेडिकल हिस्ट्री थी। वैसे भी चीन की ये पुरानी आदत है, चीनी हैकर्स दुनिया भर में बदनाम है। भाई अब आपको बताते हैं इन हैकर्स ने किया क्या। दरअसल इन्होंने क्या किया और कैसे हैक किया यह आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल एम्स, जहां हर रोज हजारों लोग आकर अपना इलाज कराते हैं, लाखों लोग महीने में इलाज कराते हैं, एम्स सर्वर हैकिंग मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी हैकरों ने 5 सर्वर्स को निशाना बनाया और दिल्ली एम्स में वीवीआईपी का इलाज होता है, आम लोग भी इलाज के लिए जाते हैं। उनका हेल्थ डेटा
मेडिकल हिस्ट्री सेफ रहता है इसमें। इसी डेटा की चोरी के लिए सर्वर हैक किया गया और डार्क वेब पर डेटा डाले जाने का शक है। यहां से लेने के बाद शुरुआती रिपोर्ट में चीनी हैकर्स पर शक जताया गया और साइबर दुनिया में डार्क वेब एक तरह से अंडरवर्ल्ड है। बहुत सी चीजें जो प्रतिबंधित हैं, जो बैन है, वो डार्क वेब के जरिए ली जाती हैं। डार्क वेब पर एम्स डेटा सर्च किया जा रहा है और 23 नवंबर को एम्स का सर्वर डाउन हुआ था। एम्स की ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई। उसके बाद 8 दिन तक हैक रहा एम्स का सर्वर। मैनुअल मोड पर एम्स की सेवाएं चलाई गई, जिसके बाद हैकर ने 200 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इसको साइबर टेररिज्म नाम दिया गया। 200 करोड़ रुपए मांगे थे, क्रिप्टो करेंसी के तौर पर 200 करोड़ मांगे थे। 4 करोड़ मरीजों के डेटा सिक्योरिटी पर सवाल उठा था। एम्स के सर्वर हैकिंग की जांच शुरू हुई। उसके बाद CFSL दिल्ली अहमदाबाद की टीम जांच में जुटी और दिल्ली पुलिस ने NIA भी जांच कर रही है इस मामले की। जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल भी हैक हो गया था। लेकिन आपको बताऊं, एक क्लिक पर कैसे अकाउंट साफ हो जाता है, यह भी बड़ी बात है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं उससे भी, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उनको लेकर भी। ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।